हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मॉडर्न इंग्लिश पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और इसमें मैंने लाइन बाय लाइन डिस्कशन करवाया है, जिससे आपको दिक्कत थोड़ा भी ना हो। ओके, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। 15वीं शताब्दी से अब तक की अंग्रेजी को मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। 15वीं शताब्दी दोस्तों, 15वीं शताब्दी से अब तक की अंग्रेजी को क्या कहा जाता है? तो मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। इट इज नाउ प्रैक्टिकल टू डिवाइड दिस पीरियड इनटू मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, मतलब कह रहा है कि प्रैक्टिकली रूप से जो मॉडर्न इंग्लिश है उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में विभाजित किया गया है। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 विभाजित किया गया है फॉर द सिंपल रीजन डैट सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल राजनीतिक डेवलपमेंट्स इन एंड आउटसाइड इंग्लैंड इन द लास्ट 500 years have affected the structure and the use of English। पिछले 500 सालों में इंग्लैंड के भीतर और बाहर, इंग्लैंड के भीतर भी मतलब इंग्लैंड देश में भी और इंग्लैंड देश के बाहर के देशों में भी सामाजिक, ये क्या है? सोशल मतलब सामाजिक, टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, डेवलपमेंट मतलब विकास से स्पष्ट प्रयोजन जिसने अंग्रेजी के उपयोग और संरचना को प्रभावित किया, जिसके कारण अब इस अवधि को आधुनिक अंग्रेजी फर्स्ट और सेकेंड में विभाजित करना व्यवहारिक हो गया है। प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? व्यवहारिक हो गया है। ओके, तो मॉडर्न इंग्लिश किस में बटा हुआ है? मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट और मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड। ओके, मॉडर्न इंग्लिश 2 भाग में बटा गया है, फर्स्ट पार्ट है और एक सेकेंड पार्ट है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बट लेकिन इट्स बेसिक नेचर हैज नॉट अल्टर्ड मच, लेकिन इसकी जो मूलभूत प्रकृति में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ओके, इसकी जो मूलभूत प्रकृति है, मतलब जो मॉडर्न इंग्लिश की जो मूलभूत प्रकृति है, उसका जो सिस्टम है, कैसे लिखा जाता है, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओके, उसके जो कृति है वो सब कैसे होते हैं, वर्क्स जो है उसका कैसा होता है, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट और मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड दोनों का लगभग क्या है? सेम है, ज़्यादा बदलाव उसमें नहीं देखने को मिलता है। ओके, इट इज इंटरेस्टिंग टू चार्ट द कोर्स ऑफ दिस लैंग्वेज ओवर द ईयर्स एंड अंडरस्टैंड हाउ इट हैज established itself in the world as an international link language and a powerhouse of literary activity। वर्षों से इस भाषा के पाठ्यक्रम को चार्ट करना मतलब होता है लिखना, उसका चार्ट बनाना, जैसे हम लोग चार्ट बनाते हैं ना, उसी तरह से चार्ट, खाने वाला चार्ट नहीं, एक कॉपी कलम से क्या कहते हैं, कॉपी पर हम पेन से क्या बनते हैं? चार्ट बनाते हैं, उसी को। ओके, और यह समझना दिलचस्प है कि इसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय मतलब अपने देश के बाहर के देशों में भी लिंक भाषा और साहित्यिक गतिविधि के पावर हाउस के रूप में दुनिया में कैसे स्थापित किया। मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसने खुद को पूरी दुनिया में कैसे स्थापित किया। ओके, सो देखिए टुडे, ये जो रेड कलर से लिखा गया है, ओके, ये जो रेड कलर से लिखा गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप अपने किताब में अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ऑब्जेक्टिव बनता है। ओके, तो देखिए, टुडे इंग्लिश ऑक्युपाइज एन इनवाइबल position as the official language in all world forms
such as the UNO and all its subsidiary units. आज अंग्रेजी सभी विश्व मंचों जैसे यूएनओ और इसकी सभी सहायक इकाइयों में आधिकारिक भाषा के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ओके, क्या रखती है? एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जैसे WHO, IMF, SAARC, ILO, etc. all using English. ओके, जो WHO है, WHO के क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है, ओके, सार्क है, ILO, ये सब जो जितने भी है इस सब की भाषा जो है वो क्या है? इंग्लिश है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है WHO, IMF, सार्क, ILO आदि सभी संस्थान अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इन इंडिया टू, इंडिया में भी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होता है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। We are greatly dependent on English for official, social, commercial purposes. ओके, हम क्या है? हम आधिकारिक, सामाजिक, ऑफिशियल मतलब क्या होता है? आधारिक, सामाजिक, सोशल एंड वाणिज्यिक और कमर्शियल उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा पर बहुत निर्भर है। ओके, ग्लोबलाइजेशन हैज फर्दर स्ट्रेंथेंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश फॉर एवरीडे एक्टिविटीज। वैश्वीकरण ने रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए अंग्रेजी भाषा को सीखने और उपयोग में लेने की आवश्यकता को मजबूत किया है। द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, द इंडियंस आर क्विक लर्नर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा को जल्दी सीखने वाले होते हैं। भारतीय लोग क्या होते हैं? अंग्रेजी भाषा को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। दे आर द वेरी इंटेलिजेंट टुवार्ड्स द अदर एंड फॉरेन लैंग्वेज। ओके, वी आर ऑल्सो। ओके, कहने का मतलब है जो भारतीय लोग होते हैं, हम जो इंडियंस हैं, वो अंग्रेजी भाषा को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि एज डिस्कस्ड अर्लियर, हमने पहले ही बता चुका है। ओके, जब आप वीडियो देखे होइएगा ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश का, उसमें आपको इसकी चर्चा की गई है। ओके, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होइएगा तो आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल अपेक्स इंग्लिश क्लासेस बाय रोशन सर, ओके, पे जाके और उस ओल्ड इंग्लिश के वीडियो को और मिडिल इंग्लिश वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी बिलोंग टू द सेम इंडो यूरोपियन फैमिली, क्योंकि जैसा कि पहले ही चर्चा की गई थी कि हम एक ही इंडो यूरोपियन परिवार से संबंध रखते हैं। ओके, हम लोग एक ही इंडो यूरोपियन परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए इंग्लिश जो है वह इंग्लैंड वाले तो मतलब सीखना क्या है, वो तो बोलते ही है, उनका जो वो भाषा ही है। हम लोग भी जो इंडियंस होते हैं वो क्विक लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी से, ये जो होते हैं बहुत जल्दी से अंग्रेजी सीख जाते हैं, क्विक लर्नर्स होते हैं। कौन? इंडियंस। ओके, इंडियंस क्या होते हैं? क्विक लर्नर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सेम इंडो यूरोपियन फैमिली से आते हैं, हम लोग एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एंड लर्नड विथ ऑल सीरियसनेस इन कंट्रीज सच एज चाइना, जापान, कोरिया एंड इंडोनेशिया। चीन, जापान, कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी सभी को गंभीरता के साथ अंग्रेजी सिखाई और पढ़ाई जा रही है। इंडिया में भी नहीं, चाइना में भी, जापान में भी, कोरिया में भी, इंडोनेशिया में भी, सभी सारे देश में जो है वह इंग्लिश को पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। द इंडियन एडवांटेज ऑफ नोइंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग करेक्ट इंग्लिश विच ग्रेजुअली डिसअपीयर। सही अंग्रेजी बोलने, जानने और लिखने का भारतीय लोगों को मिल रहा लाभ धीरे धीरे गायब हो जाएगा। कब गायब हो जाएगा? ये कंडीशंस है। कब गायब हो जाएगा? If अगर the future generation of young Indians do not seriously take up the challenging task of mastering the world language, यदि युवा भारतीयों की भावी पीढ़ियों ने गंभीरता से विश्व की भाषा में महारत हासिल करने का चुनौतीपूर्ण कार्य को हासिल नहीं किया तो, ओके,
जो है मतलब कहने का इसका सेंस है कि हम लोग नोइंग, स्पीकिंग और राइटिंग जो करेक्ट इंग्लिश है धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। जो हम लोग इंग्लिश जानते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, जो सही से लिखते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर हम लोग जो फ्यूचर जनरेशन है, जैसे आप जो ट्वेल्थ में पढ़ते हैं आप लोग, ओके, तो आप लोग जो फ्यूचर जनरेशन है, यंग जनरेशन है, अगर वो लोग अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, ओके, और सही सही अंग्रेजी बोलना नहीं सीखेंगे, पढ़ना नहीं सीखेंगे, लिखना नहीं सीखेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे जो है ये भारत से अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, सफाई हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। ओके, आप लोग नहीं बोलिएगा, नहीं पढ़िएगा, नहीं लिखिएगा तो ये तो जाहिर सी बात है, इसको समाप्त हो ही जाना है। ओके, इसलिए इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आपके हर कदम कदम पर आपके साथ है। जैसा कि आप फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, ओके, जो भी आप और जो भी वेबसाइट पर जाते होंगे सब इंग्लिश में ही आपको मिलते होंगे। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़रूरी है आजकल के दौर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट। ओके, हमने पहले ही बताया है कि इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो कितने भागों में बांटा गया है, तो मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट में और मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड में, दोनों में बांटा गया है। तो द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट वाज लार्जली हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन 1476। आधुनिक अंग्रेजी फर्स्ट के विकास को 1476 में मुद्रण प्रौद्योगिकी, मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस है, की शुरुआत से काफ़ी हद तक मदद मिली थी। मतलब इस भाषा को क्या मिली थी, बहुत ज़्यादा लाभ मिला था। कब, जब 1476 ईस्वी में किसका इन्वेंशन हुआ था, तो इन्वेंशन हुआ था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जो हम लोग फोटोकॉपी करवाते हैं, ओके, तो प्रिंट करवाते हैं, किताब सब जो प्रिंट होता है वो प्रिंटिंग मशीन से ही होता है, तो उस मशीन का इजाद हुआ था। और मैंने पहले ही बताया है कि सबसे प्रथम प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में स्थापित हुआ था, वेस्टमिंस्टर अबे में। ओके, और विलियम कैक्सटन ने इसको स्थापित किया था, किसको, प्रिंटिंग प्रेस का। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। This established standard forms of English spelling and pronunciation. ओके, इसने अंग्रेजी वर्तनी और उच्चारण के मानक रूपों की स्थापना की। It also allowed opportunity to more people to write and gave wider circulation to their writing. इसने अधिक लोगों को लिखने के अवसर भी दिए और उसने लेखन को व्यापक रूप भी दिया। ओके, मतलब इंग्लिश को लिखने के लिए बहुत से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह अवसर भी दिया और व्यापकता भी दिया, मतलब आप जो चाहे सो लिख सकते हैं। ओके, दिस वाज फैसिलिटेटेड बाय द राइज ऑफ लिटरेसी इन इंग्लैंड एंड बाय द एंड ऑफ द 17th and 18th century द रीडिंग पब्लिक हैड ग्रोन कंसिडरेबली। कह रहा है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंत तक, ओके, इंग्लैंड में साक्षरता का उदय हुआ। इंग्लैंड में क्या हुआ, खूब पढ़े लोग पढ़ना लिखना शुरू कर दिए और बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का उदय हुआ और पढ़ने वाली जनता में काफ़ी वृद्धि हुई। ओके, पहले लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंत तक यह बहुत जनता मतलब बहुत सारे लोग पढ़ना लिखना शुरू कर दिए थे, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था। ओके, दूसरा देखिए, other major factors contributing to the growth of language were the development of England as the maritime power, the expansion of British Empire and the growth of commerce, industry and communication. भाषा की वृद्धि में योगदान देने वाले अन्य प्रमुख कारक एक समुद्री शक्ति के रूप में इंग्लैंड का विकास, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और वाणिज्य उद्योग ओके, इंडस्ट्री, संचार का विकास था। ओके, टू मेजर वेल नोन इवेंट्स इन यूरोप, नेमली द Renaissance and the Reformation had far-reaching effects on the English language. यूरोप में दो प्रमुख प्रसिद्ध घटनाओं जैसे पुनर्जागरण
ए रिनाइसेंस मतलब क्या होता है? रिनाइसेंस मतलब होता है पुनर्जागरण, फिर से जागना, और सुधार, ओके, रिफॉर्मेशन। अंग्रेजी भाषा पर दूरगामी प्रभाव था, ये दोनों जो था, ओके, रिनाइसेंस पुनर्जागरण और रिफॉर्मेशन, और ये जो सुधार था ये अंग्रेजी भाषा पर क्या था? दूरगामी प्रभाव था। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। ओके, और अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर। ओके, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन, यूट्यूब के नोटिफिकेशन में आपको यह मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गुड डे।